पार्ट 3 में हमने सीखा समर्थ गुरु रामदास ने जाटों को खाप पंचायत के लिए कैसे राजी किया था और अब वे पंचायत स्थल सौरम में पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 समर्थ गुरु रामदास और खाप पंचायत। इधर सौरम में पंचायत में शामिल होने आए लोग बेसब्री से समर्थ गुरु रामदास का इंतजार कर रहे थे। पंचायत का पहला सत्र जो कि दोपहर के बाद संपन्न होना था वह पूर्ण होने ही वाला था। सत्र में समर्थ गुरु रामदास के पंचायत में आगमन के कारणों के बारे में सभी आगंतुकों को पंचायत के मुखिया चौधरी राममूर्ति बालियान ने बताते हुए कहा, पहले की अपेक्षा अब की बार की पंचायत में कुछ ज़्यादा ही भीड़ पहुंची है। समर्थ गुरु रामदास आप सबसे विधर्मियों के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए मशविरा करने के लिए आ रहे हैं। उपस्थित पंचों और श्रोताओं ने जोर स्वर में एक साथ कहा, हमें समर्थ गुरु रामदास जो रास्ता अपने धर्म की रक्षा के लिए बताएंगे उसी रास्ते पर हम सब चलेंगे। पंचायत की सबसे खास बात यह थी कि पंच समर्थ गुरु रामदास के आने के पहले ही समर्थ गुरु रामदास के निर्देशों पर चलने को तैयार हो गए। पंचायत को कार्य सूची पारित कराने में किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस बात के संकेत पंचायत के प्रथम सत्र में ही मिल गए थे। पंचों को अब केवल समर्थ गुरु रामदास के आगमन का ही इंतजार था। रात में लगभग 9 बजे एकाग्र पंचायत स्थल पर तुरई के साथ डुग्गी बजने लगी। डुग्गी वादक ने घोषणा करते हुए कहा, मुगल बादशाह औरंगजेब की सत्ता का नाश करने वाले और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले मराठा सेनापति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी अपने अनुयायियों के साथ पधारने ही वाले हैं। उनका काफिला अब 1.5 मील की दूरी पर है। सभी पंचों और अन्य उपस्थित जन उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। डुग्गी बजने के साथ दूसरा उद्घोष हुआ। समर्थ गुरु रामदास के स्वागत के लिए पंचायत प्रमुख राममूर्ति और अन्य सभी पंच पैदल ही समर्थ गुरु रामदास गुरु के काफिले की ओर पहुंचे। अन्य लोग स्थल पर ही मौजूद रहेंगे। सभी पंच मुखिया राममूर्ति के नेतृत्व में समर्थ गुरु रामदास के काफिले की ओर बढ़ चले। थोड़ी दूर पैदल रास्ता चलने के बाद पंचों को समर्थ गुरु रामदास का काफिला दिखाई दिया। पंचों ने दौड़कर समर्थ गुरु रामदास को प्रणाम करते हुए जोरदार स्वागत के साथ अगवानी की। यथोचित शिष्टाचार के साथ पंच और समर्थ गुरु रामदास का काफिला पंचायत स्थल की ओर चल पड़ा। पंचायत स्थल पर पहुंचते ही समर्थ गुरु रामदास के गगनभेदी नारों से चारों ओर का वातावरण गूंज उठा। समर्थ गुरु रामदास को प्रणाम करने और उनका चरण स्पर्श करने की होड़ लग गई। भोजन पहले से ही तैयार था। 10 बजे समर्थ गुरु रामदास और उनके जत्थे के सदस्य भोजन करने के बाद विश्राम करने चले गए। अगले दिन नित्य क्रिया के बाद पूजा आदि संपन्न करने के बाद सुबह 9 बजे महापंचायत का सत्र पुनः शुरू हुआ। ऊंचे मंच पर समर्थ गुरु रामदास अपने कुछ चुनिंदा साधुओं के साथ उपस्थित हुए। मंच पर सुदूर क्षेत्रों से आए लगभग 50 पंचायत प्रमुख भी विराजमान हुए। मथुरा के गोकुल सिंह, गोकुल के दादा उदय सिंह, बज्जा सिंह, ब्रजराज सिंह और गोकुल के पिता मधु सिंह भी खाप पंचायत के प्रमुख राममूर्ति के साथ मंच पर उपस्थित हुए। सिर पर भगवा रंग की मोटी पगड़ी बांधे हुए समर्थ गुरु रामदास के बाईं ओर गोकुल सिंह तथा दाहिनी ओर गोकुल का दादा 67 साल के उदय सिंह बैठे। मंच संचालक धीरेन्द्र सिंह ने कहा, पंचायत शुरू होने जा रही है, सभी लोग अपने स्थान पर शीघ्र बैठ जाएं। मेरठ से आए हम हुए जाट प्रमुख गिरिराज सिंह मंच पर आकर पंचायत को संबोधित कर समर्थ गुरु रामदास के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दे। गिरिराज ने स्थानीय मुगल अधिकारियों के गलत रवैये की निंदा करते हुए कहा, किसानों से मनमानी पूर्वक लगान वसूला जा रहा है। लगान वसूलने में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मुसलमानों से यह लगान कम लिया जाता है तथा हिंदुओं से बहुत ज़्यादा। हमारे क्षेत्र में हिंदुओं के कारण सताया जा रहा है। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद मुगल कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न और अधिक बढ़ गया है। समर्थ गुरु रामदास से हमारा निवेदन है कि इस समस्या का जो हल हो वह हमें बताएं। हम सब आपके बताए गए मार्ग पर अवश्य चलेंगे। हरियाणा के जाट प्रमुख नत्था सिंह ने कहा, गुरुवर
आप तो कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ गए थे, वहाँ के हालात भी बहुत खराब हैं। समस्या लगान आदि की तो है ही, सबसे बड़ी समस्या धार्मिक आज़ादी की है। हम अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा के सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकते हैं, त्योहारों को खुलकर नहीं मना सकते हैं। जब से अपने पिता का कातिल बादशाह औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया है, तब से चैन की सांस लेना दूभर हो गया है। धार्मिक उत्पीड़न के नित्य नए फरमान मुगल शासन से जारी होते रहते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए मुगल कर्मचारी दबाव बनाते हैं। हरियाणा पर दिल्ली तख्त से नज़दीक होने के कारण मुगल शासन की पैनी निगाहें होती हैं। शासन की नाफरमानी करना मौत को दावत देने के बराबर है। विभिन्न स्थानों से आए अन्य जाट सरदारों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्या पंचायत के माध्यम से समर्थ गुरु रामदास के सम्मुख रखी। इसमें सामान्य बात यह थी कि मुगलिया सल्तनत का जुल्म हर जगह था। सहारनपुर से आए मोतीलाल गुर्जर, जो कि अपने गुर्जर समुदाय के प्रमुख थे, उन्होंने जोशीले अंदाज में अपना भाषण देते हुए कहा, हम सब चाहते हैं कि मुगल साम्राज्य का जड़ मूल से खात्मा कर दिया जाए। मुगल शासन के विनाश के लिए मराठा छत्रपति शिवाजी के मार्ग का अनुसरण किया जाए। डीग से आए यादव बिरादरी के प्रमुख श्यामवीर यादव ने कहा, हम यदुवंशी हैं, हमारे पुरखों ने कंस जैसे अत्याई को मारा था, तो इस पितृहंता भातृहंता औरंगजेब की क्या मजाल है। अब बारी आई मथुरा के बुजुर्ग सरदार गोकुल सिंह के दादा उदय सिंह की। उदय सिंह जैसे ही बोलने को खड़े हुए, पंचायत में उपस्थित सभी लोग उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। उदय सिंह के व्यक्तित्व से आम जनमानस परिचित था। उदय सिंह ने अपनी युवावस्था में राजस्थान के राजा जय सिंह प्रथम के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। उदय सिंह बाद में अपने परिवार सहित मथुरा के महावन में आकर बस गए। अपनी बहादुरी के चलते उदय सिंह ने तिलपत जमींदारी हत्या ली थी। उदय सिंह का परिवार धर्मपरायण और पराक्रमी था। मुगल शासन से नफरत की वजह से उदय सिंह, जिन्हें सिद्धा सिंह भी कहा जाता था, मुगलों की खूब लूटपाट करते। उदय सिंह के लोग कभी भी गरीबों और स्वधर्मियों के साथ लूटमार नहीं करते। सिद्धा सिंह की वीरता के किस्से जाट गांवों में आसानी से सुनाई देते थे। सिद्धा ने कहा, अब हमें मुगलों को सशस्त्र लड़ना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं अब नहीं बचा है। लड़ोगे तो बच भी सकते हो, समय से पहले मर भी सकते हो, लेकिन इस लड़ाई में एक बात तय है कि कुछ पापियों का अंत अवश्य होगा। हमारे धर्म पर अत्याचार कम होगा। यह लड़ाई अकेले नहीं बल्कि संगठन के द्वारा लड़नी होगी। हमारे कुछ ही बेटों ने मुगल राजधानी के नाक के नीचे बादशाह को चुनौती ही नहीं बल्कि शिकस्त दी है। बादशाह इस समय बेचैन चल रहा है। ऐसे में जरूरत है दूसरे जोरदार प्रहार की। हाँ, इस संघर्ष में बलिदान अवश्य करना होगा। संघर्ष का सुनिश्चित पथ तैयार करना होगा। मंच पर बैठे पूज्य संत समर्थ गुरु रामदास हम सबको मार्ग बताएं। पूज्य संत समर्थ गुरु रामदास, जो कि पूर्व संघर्षों के सफल प्रयोगधर्मी हैं, वह जो मार्ग हम सबको बताएंगे, उस मार्ग पर चलकर अवश्य विजय भी प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सिद्धा के भाषण के समाप्त होने के बाद समर्थ गुरु रामदास ने संचालक को बुलाकर गोकुल सिंह को संबोधन के लिए निर्देशित किया। समर्थ गुरु रामदास को प्रणाम करने के बाद गोकुल सिंह ने बोलना शुरू कर दिया। हमने निश्चय किया है कि अब हम मुगलों के अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। मुगल शासन के आदेशों को हम नहीं मानेंगे। मिलकर युद्ध छेड़ेंगे। शिवाजी की तरह इस क्षेत्र में भी मुगल राज्य का नाश कर हिंदवी राज्य की स्थापना करेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद मिला तो यह पुनीत कार्य की शुरुआत शीघ्र करेंगे। कुछ देर के संबोधन के बाद गोकुल सिंह समर्थ गुरु रामदास के पास आकर फिर बैठ गया। समर्थ गुरु रामदास ने गोकुल के कान में कुछ कहने के बाद पीठ थपथपाई। सबसे बाद में महापंचायत के प्रमुख राममूर्ति बालियान ने कहा, सभी पंच वक्ताओं को कथन से यह निष्कर्ष निकला है कि हम सब मुगल शासन के अत्याचार अब सहन नहीं करेंगे।
मिलकर संगठित होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष हम सबके बीच मौजूद हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर भविष्य की रणनीति तय करेंगे। महापंचायत प्रमुख ने कहा, किसी को इस निर्णय में आपत्ति हो तो वह खड़ा हो जाए और अपनी बात बताए। भीड़ से आवाज आई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हम सब आपके फैसले से पूर्ण सहमत हैं। महापंचायत प्रमुख राममूर्ति ने कहा, भोजन का समय हो गया है, सब लोग भोजन कर लें, निश्चित अवधि में विश्राम भी कर लें। दोपहर बाद अगले सत्र में पूज्य श्री समर्थ गुरु रामदास हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कोई भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं रहेगा। दोपहर बाद ऐतिहासिक सोरंगम में एक बार फिर पंचायत आहूत हुई। सुबह के सत्र से ज़्यादा भीड़ इस सत्र में पहुंची। समर्थ गुरु रामदास को सभी लोग सुनने के उत्सुक थे। जो लोग सुबह के सत्र में अनुपस्थित थे वह भी इस सत्र में पहुंचे। पंचायत स्थल पर समय से समर्थ गुरु रामदास अपने अनुयायियों के साथ पहुंच गए। पंचायत प्रमुख चौधरी राममूर्ति ने बिना भूमिका के समर्थ गुरु रामदास को उपस्थित लोगों को संबोधित करने के लिए निवेदन किया। समर्थ गुरु रामदास ने अपने ओजस्वी वाणी से संबोधन शुरू किया। संबोधन शुरू होते ही भीड़ ने महाराज की जय हो, समर्थ गुरु रामदास की जय हो के नारे से उनका स्वागत किया। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, जब भी समाज, देश और धर्म पर विकराल संकट पैदा होता है तो राजा महाराजाओं के बल पर ऐसे संकटों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर राजा स्वार्थी, कायर, विलासी और समझौतावादी है तो फिर संकट कम होने के बजाय बढ़ते ही हैं। ऐसी विपत्ति में जागरूक लोग ही आगे बढ़कर सामने आते हैं। यही लोग समाज का नेतृत्व अपने विवेक और पराक्रम के बल पर करते हैं। आज जब अपने देश में अति क्रूर शत्रु शासक बैठा है तो जरूरत है कि बल बुद्धि वाले उत्साही लोग जिनको अपने प्राणों का भय ना हो वे आगे आएं। हमने भारत के बड़े भूभाग का भ्रमण किया है। शासन के प्रति आक्रोश के बावजूद विद्रोह पैदा नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व पैदा होगा तो उसके अनुसरण करने वाले लोग भी पैदा होंगे। जरूरत पड़ने पर पिछड़ी जाति के सामान्य से बालक चंद्रगुप्त के पीछे संपूर्ण तत्कालीन भारत के लोग खड़े हो गए। 500 साल पूर्व दिल्ली की मजबूत विधर्मी खिलजी सल्तनत ने दक्षिण भारत में आक्रमण कर हिंदू राजाओं को पराजित कर उन्हें मार डाला था और कुछ को बंदी बना लिया था। खिलजी बादशाह ने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव को पराजित कर आश्रय पाए गुजरात की देवल रानी और उसकी बेटी का अपहरण कर शर्मनाक तरह से बंदी बनाकर दिल्ली ले गया था। इन विद्रोही शासकों ने भयंकर रक्तपात मचाया था। इस्लाम की आंधी उस क्षेत्र में चल रही थी। एक वेदांती साधु सायन, जिन्हें माधवाचार्य कहा जाता है, आगे आए। इस्लाम में दीक्षित हो चुके 2 चरभाई युवकों हरिहर और बुक्का को झकझोर कर सनातन धर्म के बारे में बताया। स्वधर्म को छोड़कर मलेच्छों के धर्म को क्यों अपनाया। संत सायन के जगाने पर दोनों भाइयों के मन में अपने धर्म के प्रति चेतना जाग गई। सायन ने वेद मंत्रों के पाठ द्वारा शुद्धिकरण कर फिर से उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया। दोनों लड़कों ने न केवल इस्लाम की आंधी को रोका बल्कि मजबूत हिंदू साम्राज्य विजयनगर की स्थापना कर डाली। समर्थ गुरु रामदास के तार्किक और
ओजपूर्ण उद्बोधन से उपस्थित लोगों के भीतर आत्मविश्वास का संचार फैल गया। भीड़ से जय हो गुरु रामदास की जय हो जय घोष के साथ गगनभेदी नारे गूंजने लगे। नारों के कारण समर्थ गुरु रामदास को अपना संबोधन बंद करना पड़ा। लगभग 10 मिनट बाद संचालक और समर्थ गुरु रामदास के अनुरोध पर जब लोग शांत हुए तो फिर समर्थ गुरु रामदास ने पुनः बोलना शुरू किया। वीर लोगों, हमने पूरे देश में मुगल शासन के खिलाफ बारूद बिछा दी है। जरूरत है चिंगारी फूंकने की। मुगल शासन के 2 पैर दिल्ली और आगरा हैं। इन पैरों को तोड़ देने से यह क्रूर शासन अपंग हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है इन दोनों शहरों के मध्य क्षेत्र में युद्ध छेड़ने की। इस क्षेत्र में क्रांति करने वाले भारत माता के सच्चे सपूत चाहिए। गोकुल सिंह जैसे उत्साही युवा अन्य बरादरी के पंचायतों के लोग भी बड़ी संख्या में इस पुण्य कार्य के लिए आगे आए। गुर्जर जाति के का पंच अचानक खड़े होकर चिल्लाते हुए कहने लगा, जाट हमारे बड़े भाई हैं। हम सब गोकुल सिंह के नेतृत्व में मुगल शासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। उद्बोधन के समाप्त होने के बाद शपथ लेने की परंपरा प्रारंभ हुई। सभी ने हाथ में पीपल का पत्ता और यमुना का जल अंजलि में भरकर शपथ ली। समर्थ गुरु रामदास ने गोकुल का हाथ पकड़कर कहा, देश और धर्म के लिए अपनी बलि दे दो। बिना कुछ सोचे गोकुल ने पल भर में पान का बीड़ा चबाया और अपनी नंगी तलवार समर्थ गुरु रामदास के चरणों पर रख दी और कहा, महाराज आपका आशीर्वाद मिला तो कभी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह वहां मौजूद 5000 सूरवीर लोगों ने समर्थ गुरु रामदास के चरणों में हथियार रखकर शपथ ली। समर्थ गुरु रामदास ने इन्हीं लोगों में से कुछ अति उत्साही युवा लोगों को चुना और गुरिल्ला युद्ध के प्रशिक्षण के लिए अपने साथ अज्ञात स्थान पर ले गए। लगभग 3 माह के बाद गोकुल और उसके साथी समर्थ गुरु रामदास से गुरिल्ला युद्ध में दक्ष होकर अपने गांव को लौट आए। ये लोग अब निपुण और दक्ष सैनिक बन चुके थे जो कभी भी मुगल सैनिकों पर हमला कर सकते थे। गोकुल और उसके साथियों ने बड़ी संख्या में अपने क्षेत्रों में युवाओं को प्रभावित कर स्थानीय लड़ाकू दस्तों का निर्माण कर लिया। नवीन सैनिकों को प्रशिक्षित करने का जिम्मा समर्थ गुरु रामदास से प्रशिक्षित हुए वीरों पर था। क्रमबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद कुछ ही महीनों में गोकुल सिंह के नेतृत्व में 10,000 लड़ाकों की कुशल और व्यवस्थित सेना तैयार हो गई। अब गोकुल सिंह पूरी तरह से मुगल सैनिकों कर्मचारियों पर हमले करने पर आमदा हो गया। गोकुल के कुछ साथी पहले ही दुस्साहस कर फौजदार मुर्शीद और उसके साथियों को मौत के घाट उतार चुके थे। तब गोकुल के लड़ाके युद्ध कला में निपुण भी नहीं थे, पर अब वह गुरिल्ला युद्ध में पारंगत हो गए थे और युद्ध के अन्य गुर भी समर्थ गुरु रामदास से सीख चुके थे। उनके साथियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। संगठित सुव्यवस्थित सेना तैयार होने के कारण गोकुल सिंह के सैनिक आत्मविश्वास से पूर्ण हो गए थे।